अभी जो आज अपना सेशन रहेगा वो रहेगा स्पेशल इनकम के लिए। स्पेशल इनकम देखो अपने पास 5 इनकम हो सकती है। 5 इनकम कौन कौन सी हो सकती है? एक तो हो सकती है एलटीसीजी। एलटीसीजी के दो टाइप हो गए, तो दो तो एलटीसीजी की इनकम हो सकती है, दो ही अपनी एसटीसीजी की इनकम हो सकती है। और एक पांचवी जो इनकम होती है वो होती है कैजुअल इनकम। इन पर हम टैक्स किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे और कौन सी रेट से टैक्स चार्ज करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो स्पेशल इनकम में सबसे पहले अपने पास जो इनकम आ रही है वो आ रही है 111A। जैसे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं तो जैसे एलटीसीजी या फिर एसटीसीजी। एसटीसीजी अपना जो होता है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का कौन सा? एक तो 111 कैपिटल है, एक होता है 111 कैपिटल ए के अदर देन। अदर देन जो होता है उसको हम नॉर्मली बोलते हैं सेक्शन 111A। ठीक है। 111A में कौन सा आएगा? जो 111 के अलावा जितने भी सारे एसटीसीजी रहेंगे वो तो किस में कवर हो जाएंगे? 111 में कवर हो जाएंगे। और तो फिर अपना मेन क्वेश्चन रहेगा कि 111 कैपिटल ए में कौन सा एसटीसीजी आएगा? तो 111 में आएगा एक तो कोई भी इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर। दूसरा कोई भी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स है, यूनिट ऑफ ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स हो गई। तीसरा किसी भी, एक तो अपना इक्विटी शेयर हो गया, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो गया। तीसरी हो गई अपनी भी किसी भी बिजनेस ट्रस्ट की कोई यूनिट है। तो ये जो तीन इनकम रहेगी, इन तीन इनकम पर अगर हमने एसटीटी पे किया है और ये तीनों जो सिक्योरिटी रहेंगी अगर ये लिस्टेड है, तो इनके ट्रांसफर से जो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उसे हम बोलेंगे 111 कैपिटल ए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। इनके अगर इन तीन असेट्स के अलावा जितना भी जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उस पूरे कैपिटल गेन को हम इंक्लूड करेंगे किसमें? 111 में। अब देखो कई बार क्या होता है, इक्विटी शेयर तो होता है लेकिन वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होता, तो उसके ट्रांसफर से अगर कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ हो तो उसको भी हम 111 में इंक्लूड कर देंगे। मीन्स 111 कैपिटल ए के लिए तीन कंडीशन पूरी होना जरूरी है। कौन कौन सी? एक तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होना चाहिए। ठीक है। दूसरा वो स्टॉक मार्केट में, जैसे इन तीनों एसेट्स बताई, इन तीनों में से कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी एसेट्स हो सकती है। जैसे अपने पास है इक्विटी शेयर, सबसे पहले तो कौन सी सिक्योरिटी होनी चाहिए? इक्विटी या फिर ओरिएंटेड फंड की यूनिट या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट? इन तीन सिक्योरिटी में से कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कौन सी? कि जो भी सिक्योरिटी है वो कहाँ पे लिस्टेड होनी चाहिए? स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन कौन सी है? तीसरी कंडीशन है कि जो भी लिस्टेड सिक्योरिटी है उसके परचेज सेल पे हमने क्या पे किया हो? एसटीटी पे किया हो। एसटीटी नॉर्मली जो लिस्टेड सिक्योरिटी होती है उनके ट्रांजेक्शन पे ही पे किया जाता है। तो अगर इन तीन सिक्योरिटीज के ट्रांसफर से हमें कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसे तो हम बोलेंगे 111A का कैपिटल गेन। इन तीन के अलावा जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसको हम सेक्शन 111 में पढ़ेंगे। ठीक है। अब दूसरा देखो क्वेश्चन क्या हो सकता है? जैसे क्वेश्चन हो सकता है अपना इक्विटी शेयर तो, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है तो इट मींस उस पे एसटीटी भी पे नहीं किया जाएगा। तो अगर इक्विटी शेयर पे इस प्रकार के ट्रांजैक्शन पर हमें कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसे हम 111 कैपिटल में इंक्लूड करने के बजाय किस में इंक्लूड करेंगे? 111 में इंक्लूड करेंगे। ये तो था अपना एसटीसीजी के बारे में। अब दूसरा आ रहा है अपना एलटीसीजी के बारे में। एलटीसीजी के बारे में भी बिल्कुल सेम रहेगा। एलटीसीजी में क्या आएगा? वही दो टाइप आएंगे, एक तो आएगा 112 कैपिटल ए का, एक आएगा 112 वाला। ठीक है। 112 कैपिटल ए में कौन से आएंगे? जो मैंने अभी आपको एसटीसीजी पे तीन सिक्योरिटी बताई है, कौन कौन सी? इक्विटी शेयर और किसी भी बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट, फिर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट। अगर इन तीन सिक्योरिटीज के ट्रांसफर पर हमें कोई भी एलटीसीजी हुआ है और हमने जो भी ट्रांसफर किया उस पर एसटीटी पे किया है और ये तीनों असेट्स क्या हैं? स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, तो इनके ट्रांसफर पर जो भी कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन हमारा कौन सा होगा? 112 कैपिटल ए का होगा।
मीन्स अगर लॉन्ग टर्म का है तो उसे अपन 112 कैपिटल ए में इंक्लूड करेंगे। अगर इनके अलावा अदर देन 112 कैपिटल ए के अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे किसमें, सेक्शन 112 में। ये तो था बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में, स्पेशल इनकम के बारे में। अब इस पे देखो टैक्स किस प्रकार से एप्लीकेबल होगा और कौन सी रेट से एप्लीकेबल होगा वो देखो। सबसे पहले अपना आ रहा है 111 कैपिटल ए का, मीन्स एसटीसीजी की बात कर रहा है। तो देखो इसमें क्या बताया, एसटीसीजी फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर। एसटीसीजी कहाँ से हुआ, अपन को ट्रांसफर किया है, क्या किया है, या तो इक्विटी शेयर इन ए कंपनी, किसी कंपनी में इक्विटी शेयर ट्रांसफर किए, या फिर यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, किसी भी ओरिएंटेड फंड की इक्विटी शेयर यूनिट्स को हमने ट्रांसफर किया है। या फिर तीसरा यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, किसी भी बिजनेस ट्रस्ट के हमने कोई भी यूनिट में क्या पूछ रहे हो, स्पेशल इनकम का चैप्टर है अपना आज, स्पेशल इनकम जो एलटीसीजी एसटीसीजी और कैजुअल इनकम है उन पे है अपना सेशन आज का। तो क्या बता रहा था, थर्ड बता रहा था कि ओके, थर्ड में बता रहा था कि किसी भी बिजनेस ट्रस्ट की कोई यूनिट है जिसपे हमने क्या पे किया हो, एसटीटी पे किया हो, तो उसके उनके इन तीन प्रकार के एसेट से जो भी हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उसे हम बोलेंगे 111 कैपिटल ए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिस पर अपना टैक्स कितना अप्लीकेबल होगा, 15% टैक्स रेट अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी इक्विटी शेयर ट्रांसफर किए और मेरे को 111 ए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, कितना हुआ, 5 लाख रुपए का हुआ। ठीक है, तो 5 लाख रुपए पर हम क्या कर देंगे, 15% टैक्स रेट अप्लीकेबल कर देंगे। मीन्स जो भी स्पेशल इनकम होगी उस पे स्पेशल टैक्स रेट से ही हमें टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। तो जैसे अपना 5 लाख रुपए का एसटीसीजी हुआ तो उस पे 15% से हम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आ रहा है अपना दूसरा, दूसरा कौन सा हो गया, 111 का हो गया। 111 का कौन सा हो गया, जो 111 कैपिटल ए के अलावा जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो हमारा 111 में आएगा। तो 111 का जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा उस पे ऑलवेज स्लैब रेट चलेगी अपनी, जो स्लैब रेट इंडिविजुअल पे हम नॉर्मल एप्लीकेबल करते हैं वही स्लैब रेट अब चलेगी। जैसे 2.5 लाख रुपए तक का एग्जाम्प्ट, फिर 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, और 10 से ऊपर हो तो 30% टैक्स रेट, इस प्रकार से एप्लीकेबल करेंगे उसमें। तीसरा आ रहा है अपना कौन सा, एलटीसीजी आ रहा है। एलटीसीजी कौन सा आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है अपना 112 को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं 112 कैपिटल ए को। 112 कैपिटल ए का मीनिंग मैंने क्या बताया कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसे इसका शॉर्ट मीनिंग इतना याद रख सकते हो कि जो 111 में जो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है जिन एसेट्स पे, अगर उन्हीं एसेट्स के ट्रांसफर पर अगर हमें एलटीसीजी होता तो उसे हम किसका बोलते, 112 कैपिटल ए का एलटीसीजी बोलते। मीन्स वही इक्विटी शेयर ओरिएंटेड फंड की यूनिट या फिर बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट होनी चाहिए, एसटीटी पे के या हुआ होना चाहिए, और एलटीसीजी होना चाहिए, तो उसे हम सेक्शन 112 कैपिटल ए में इंक्लूड कर देंगे। तो देखो इसमें क्या बताए, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है किसके ट्रांसफर से, इक्विटी शेयर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और तीसरा आ रहा है बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट। अगर इन तीन एसेट्स को ट्रांसफर करने से हमें कोई भी एलटीसीजी हुआ है तो वो किस प्रकार से टैक्सेबल करना पड़ेगा हमें वो देख रहा। तो कंडीशन फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ दिस कंसेशनल रेट इज एसटीटी शुड हैव बीन पेड। मींस इस प्रकार के इस सेक्शन का हमें बेनिफिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसटीटी पे किया हुआ जरूरी होना चाहिए, मींस एसटीटी पेड होना चाहिए। दूसरा, जो भी अपन को एलटीसीजी 112 एक का होगा, जितना भी एलटीसीजी होगा उसमें से हमें 1 लाख रुपए की ऑलवेज एग्जम्पशन देनी पड़ेगी। जैसे मेरे को 112 कैपिटल ए में 5 लाख रुपए का एलटीसीजी हुआ, ठीक है, 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए की तो हम क्या दे देंगे, ऑलवेज एग्जम्पशन दे देंगे। 1 लाख रुपए की एग्जम्पशन देने के बाद जितना हमारा रिमेनिंग एलटीसीजी बचेगा 4 लाख, उस पे हम टैक्स रेट अप्लीकेबल कर देंगे, कितना, 10% अप्लीकेबल कर देंगे।
ठीक है, एक बार तो नॉर्मल मीनिंग याद रखो, फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर कोई भी एलटीसीजी हुआ है कौन सा 112 कैपिटल ए का, तो उस पे 10% रेट अप्लीकेबल होती है। और 10% कब अप्लीकेबल होती है, 1 लाख रुपए की हमें एग्जम्पशन देने के बाद जो रिमेनिंग इनकम बचेगी, रिमेनिंग एलटीसीजी बचेगा, उस पर हम 10% रेट अप्लीकेबल करेंगे। जैसे नीचे नीचे नोट में बता रखा है, एलटीसीजी एलटीसीजी अप टू 1 लाख इज एग्जम्प्ट। एलटीसीजी जो होगा 112 कैपिटल ए में, वो 1 लाख रुपए तक तो एग्जम्प्ट होगा। और अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो रिमेनिंग पोर्शन अपना क्या हो जाएगा, 10% से टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एलटीसीजी 112 ए का है वो है ही 1 लाख रुपए, तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। और अगर मेरे पास जैसे 2 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का है, तो 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए की तो मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगी। और रिमेनिंग कितना बचा, 1 लाख रुपया बचा। 1 लाख रुपए पे रेट कितनी अप्लीकेबल हो जाएगी, 10% अप्लीकेबल हो जाएगी। दूसरा दूसरा आ रहा है अपना कौन सा, 112 वाला। 112 वाला कौन सा हो जाएगा, जो 112 ए में कवर नहीं हो रहा हो वो पूरा किस में कवर हो जाएगा, 112 में कवर हो जाएगा। और 112 में देखो, 112 कैपिटल ए की तरफ कोई तो हमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। 112 ए में तो 1 लाख रुपए की तो हमें एग्जम्पशन मिल रही थी। और टैक्स रेट अपना कम था, कितना था, 10%। 10% था अपना टैक्स रेट। लेकिन 112 में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे जितना भी एलटीसीजी हुआ वो हमारा 20% से टैक्सेबल हो जाएगा। कितनी रेट से, 20% से टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मुझे 1 लाख रुपए का एलटीसीजी हुआ, 1 लाख रुपए का कौन सा हुआ, नॉर्मल एलटीसीजी हुआ। नॉर्मल जितना हुआ उस पर 20% रेट अप्लीकेबल कर देंगे। 5 लाख का हुआ तो 5 लाख पे हम 20% रेट अप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, ये तो अपनी थी एलटीसीजी एसटीसीजी की इनकम। इसके बाद अपना आता है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के बारे में देखो हमने अदर सोर्स में सबने पढ़ा है। अदर सोर्स में कोई बता सकता है कैजुअल इनकम पे कितना टैक्स लगता है और किस प्रकार से कितनी एग्जम्पशन मिलती है? 40%। कितना लगेगा? 30%। तो एग्जम्पशन वगैरह, डिडक्शन वगैरह कुछ? फ्लैट लगता है, कोई एग्जाम्पशन नहीं है। बिल्कुल। कैजुअल इनकम पे देखो ऑलवेज फ्लैट रेट से टैक्सेबल होती है कैजुअल इनकम। मीन्स अगर जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का भी अपना कैजुअल इनकम हो रही है तो उसपे फ्लैट रेट लगेगी, कितनी, 30% है। 5 लाख का हो रहा है तो भी वही 30% अप्लीकेबल अप्लीकेबल करेंगे हम। मीन्स उसमें से कोई भी एग्जम्पशन नहीं देंगे। 1 मिनट वेट करना भाई। तो अब देखो अपना आ रहा है कैजुअल इनकम का। कैजुअल इनकम पे मैंने क्या बताया कि ऑलवेज फ्लैट रेट से टैक्सेबल होती है कैजुअल इनकम जितनी भी रहती है। उसमें से हमें ना तो कोई एग्जम्पशन मिलती है ना ही कोई डिडक्शन मिलती है। जितनी भी हमारे पास कैजुअल इनकम रहेगी उस पे टैक्स लगेगा ऑलवेज 30%। ठीक है, यहाँ तक इनकी डेफिनेशन में कोई डाउट है तो वो पूछो सबसे पहले, तो फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। कोई डाउट है यहाँ इनकी डेफिनेशंस में, टैक्स रेट में? हाँ जी, ओके। तो अब देखो अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो जैसे सबसे पहले अपना एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दोनों, जैसे मैं भी इंडिविजुअल हूँ और रेजिडेंट हूँ और लेस देन 60 ईयर हूँ। मीन्स मेरा एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास कोई भी एलटीसीजी की इनकम है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, या फिर जैसे मैंने नॉर्मल बता दिया कि रेजिडेंट हूँ और लेस देन 60 हूँ तो इट मीन्स 20 ईयर का हूँ मैं जैसे। और मेरी एलटीसीजी की इनकम है कितनी, एलटीसीजी की इनकम है मेरी 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए मेरी एलटीसीजी की इनकम है। तो इस पर हम टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे? एलटीसीजी कौन सा, देखो एलटीसीजी में कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि एलटीसीजी 112 वाला है या 112 कैपिटल ए वाला है। कैपिटल ए वाले के लिए हमें स्पेशल बोलेगा कि 112 कैपिटल ए वाला है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला, इट मीन्स अपना नॉर्मल है।
112 वाला है, तो इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो बताओ। सबसे पहले तो इसमें ये सोचो कि टैक्स रेट एप्लीकेबल कितनी होगी। टैक्स रेट मैंने एलटीसीजी पे आपको बताई थी कि जितना भी एलटीसीजी रहेगा वो 20% से टैक्सेबल होगा। लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलता है कि अगर कोई एसएससी है जिसके पास स्पेशल इनकम है, लेकिन स्पेशल इनकम के अलावा अदर इनकम नहीं है, तो उसे बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट भी देना पड़ेगा हमें। मीन्स जो अपनी 2.5 लाख 3 लाख रुपए की जो एग्जम्पशन होती है उसका बेनिफिट भी हमें देना पड़ेगा। ठीक है। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो 10 लाख रुपए का मेरा एलटीसीजी है, उसमें 2.5 लाख रुपए तो मेरा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। 2.5 लाख रुपए तो मेरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। 2.5 लाख के बाद जो जितना भी रिमेनिंग बचेगा, कितना बचा रिमेनिंग, रिमेनिंग बचा अपना 750,000, उस पर मेरी टैक्स रेट अप्लीकेबल हो जाएगी 20%। ठीक है। मीन्स अगर अदर इनकम नहीं हो एसएससी के पास या फिर इंडिविजुअल के पास, तो उसे क्या करना है, हमें बेसिक एग्जम्पशन जरूर देनी है। जैसे 2.5 लाख रुपए की 3 लाख रुपए की जो बेसिक एग्जम्पशन मिलती है वो पक्का देनी है हमें। अगर मेरे पास जैसे इसी क्वेश्चन में बोल देता कि एलटीसीजी तो है 10 लाख रुपए और अदर इनकम है मेरी 2.5 लाख रुपए, तो मेरे को 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिलती, वो किस में मिल जाती, अदर इनकम में से मिल जाती। तो अदर इनकम पे तो कोई टैक्स होता नहीं। और जो एलटीसीजी है वो 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए पर पूरे पर ही 20% से टैक्सेबल हो जाता। अब यहाँ पे अदर इनकम तो मेरे पास है नहीं, तो 10 लाख एलटीसीजी है, तो 10 लाख में से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट देंगे। फिर जो हमारी रिमेनिंग इनकम बचेगी उस पर हम 20% टैक्स रेट अप्लीकेबल कर देंगे। आपने बोला कि अदर इनकम होती तो अदर इनकम में से डिडक्ट करते, एलटीसीजी से नहीं करते? एलटीसीजी का रेट ज्यादा नहीं है? नहीं नहीं, अदर इनकम होती तो सबसे पहले अदर इनकम में से ही करते हैं हम। अदर इनकम मीन्स जो इन चार के अलावा नहीं है। अगर इन चार में होती तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि फिर हमें कौन से में से एग्जम्पशन देनी है। ये स्पेशल इनकम अदर इनकम का मीन्स क्या हो गया, जो ये चार में कवर नहीं हो रही है, जो इन चारों में पांचों में कवर नहीं हो रही है, उनके अलावा जो इनकम होती है उसको बोलते हैं हम अदर इनकम। तो सबसे पहले तो हमें एग्जम्पशन देनी है। अगर एसएससी के पास क्या है, अदर इनकम, तो अदर इनकम में से हमें एग्जम्पशन देनी पड़ेगी। अगर अदर इनकम नहीं है तो फिर हम देंगे किसमें से, स्पेशल इनकम में से। लेकिन स्पेशल इनकम में याद रखना कि जो कैजुअल इनकम होती है उसमें कभी भी कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलती। कोई भी एसएससी रहे, चाहे रेजिडेंट रहे चाहे नॉन रेजिडेंट रहे, उसमें से कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलती। अभी इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं थोड़ा। इसी क्वेश्चन में चेंज क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या बताया था कि रेजिडेंट है और 25 ईयर का है, तो रेजिडेंट 25 ईयर का है, उसका एलटीसीजी था 10 लाख रुपए, ये तो हमने कर लिया। अब जैसे इसमें हम चेंज करेंगे कि रेजिडेंट के बजाय ये अपना क्या है, नॉन रेजिडेंट है, तो किस प्रकार से इसको सोल्व करते। अगर ये नॉन रेजिडेंट है तो जो रेजिडेंट को हमने 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन दी थी वो एग्जम्पशन नहीं देंगे अब इसको। मीन्स वो जो एग्जम्पशन मिलती है स्पेशल इनकम में से वो केवल रेजिडेंट को ही मिलती है, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगी। अगर इसके अदर इनकम रहती और कोई, तो उसमें से हम इसको 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन दे देते। लेकिन जो स्पेशल इनकम है उसमें से नॉन रेजिडेंट को कभी भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अदर ठीक है। इनकम से तो जाएगी क्या, नॉन रेजिडेंट को? अदर इनकम से नॉन रेजिडेंट को 2.5 लाख की एग्जम्पशन मिल जाएगी? हाँ तो अदर इनकम रहेगी तो मिलेगी, लेकिन अपने पास क्वेश्चन में अदर इनकम है ही नहीं। जैसे इसी क्वेश्चन में बोलते था कि नॉन रेजिडेंट है, उसके एलटीसीजी की तो 10 लाख रुपए है और अदर इनकम 2.5 लाख रुपए है, तो 2.5 लाख रुपए में तो उसे 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन दे देते। लेकिन अगर अदर इनकम नहीं है, केवल एलटीसीजी की इनकम है, तो एलटीसीजी की इनकम में से नॉन रेजिडेंट को एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है। और कोई डाउट? इसके क्वेश्चंस करवाओगे ना आप? हाँ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं। अब दूसरा क्वेश्चन चेंज करते हैं अपन थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा और हार्ड बनाते हैं इसी क्वेश्चन को। जैसे इसमें मैंने बता दिया कि अगर अदर इनकम होती तो सबसे पहले तो हम एग्जम्पशन देते थे, वो किस में से देंगे,
वो अदर इनकम में से देंगे। अगर अदर इनकम नहीं है तो फिर स्पेशल इनकम में से हम एग्जम्पशन देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, मैं रेजिडेंट हूँ और लेस देन 60 ईयर का हूँ, और मेरी टोटल इनकम है कितनी, 8 लाख रुपए है। जैसे मेरी टोटल इनकम 8 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए। लेकिन अब अपन को बता रहा है कि ये जो टोटल इनकम है मेरी 8 लाख रुपए, ये किसकी है? ये मेरी टोटल इनकम है 8 लाख रुपए, एलटीसीजी जो 112 कैपिटल ए वाला होता है ना, उसकी है ये मेरी 8 लाख रुपए की इनकम। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले तो हमने अदर स्पेशल इनकम में क्या पढ़ा है कि जो भी 112 कैपिटल ए का एलटीसीजी रहेगा, उसमें से 1 लाख रुपए की तो हमें एग्जम्पशन देनी पड़ेगी। 1 लाख रुपया तो वैसे ही एग्जम्प्ट हो गया इसमें से। जैसे 8 लाख रुपए में से तो 1 लाख तो वैसे ही एग्जम्प्ट होता है, तो 1 लाख एग्जम्प्ट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा अपना, रिमेनिंग बचा 7 लाख। ठीक है। अब 7 लाख बचा, तो अब इनकम टैक्स क्या बोलता है कि अगर वो रेजिडेंट है तो उसे हम एग्जम्पशन का बेनिफिट भी देंगे। कब देंगे एग्जम्पशन का बेनिफिट? अगर उसके अदर इनकम नहीं है तो। ये अगर यहाँ पे अदर इनकम होती तो अदर इनकम में से देते, और अदर इनकम नहीं है तो फिर इस एलटीसीजी में से देंगे। अदर इनकम में से अदर इनकम नहीं है तो इसमें से एग्जम्पशन कितनी मिल जाएगी, 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन इसको मिल जाएगी। ठीक है। अब 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन ये हो गई, 1 लाख रुपए के ऊपर हो गई, तो 3.5 लाख रुपए की इसको एग्जम्पशन मिल गई। अब जो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा अपना 450,000। अब जो अपना एलटीसीजी रिमेनिंग कितना बचा, 450,000। इस पे टैक्स रेट कितना अप्लीकेबल कर देंगे, इस पे टैक्स रेट हम अप्लीकेबल कर देंगे 10%। तो 10% से अगर हम कंप्यूट करेंगे तो अपना टैक्स आ जाएगा 45,000। ठीक है। इसमें शेष जोड़ देंगे तो वो हमारा आ जाएगा फाइनल टैक्स। ठीक है। यही अगर क्वेश्चन में हमें दे देता कि जो भी एलटीसीजी हुआ है वो कितना है, 8 लाख रुपए है। 112 कैपिटल ए वाला है, ये याद रखना। और जो फॉर एग्जांपल मैं ही हूं यहाँ पे, और मेरी अदर इनकम कितनी है, अदर इनकम है मेरी 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन को फिर कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले तो हम अदर इनकम को देखते। अदर इनकम कितनी है, 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए में से मेरे को बेसिक एग्जम्पशन मिल जाती है 2.5 लाख रुपए की। तो ये तो यहाँ का यहाँ खत्म हो गया अपनी अदर इनकम तो। ठीक है। दूसरी, अब एलटीसीजी 112 कैपिटल ए वाला है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते थे हम, कि 1 लाख रुपए की तो हम उसे एग्जम्पशन दे देते थे। तो 8 लाख में से हम 1 लाख की एग्जम्पशन देंगे तो बचेगा कितना अपना, 7 लाख बचेगा। फिर जो अपना रिमेनिंग बचेगा उसमें हम कितनी रेट अप्लीकेबल कर देंगे, 10% रेट अप्लीकेबल कर देंगे। तो अगर 10% रेट अप्लीकेबल करेंगे 7 लाख पे, तो अपना टैक्स आ जाएगा 70,000। इसमें फिर प्लस कर देंगे 4% शेष, तो ये अपना आ जाएगा फाइनल टैक्स। ठीक है। समझ में आ गया? अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं हमें, जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि नॉन रेजिडेंट जो रहता है उसको स्पेशल इनकम में से 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अगर अदर इनकम है तो उसे हम 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन दे देंगे, बट स्पेशल इनकम में से नहीं देंगे। तो अब जैसे कोई नॉन रेजिडेंट है, एनआर है, एज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे। एज चाहे लेस देन 60 हो या फिर 80 ईयर से ज्यादा का हो, कोई भी रहे। उसकी टोटल इनकम कितनी है अपने पास, टोटल इनकम है उसकी 8 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए। लेकिन ये जो टोटल इनकम है ये है किसकी, एलटीसीजी की है, एलटीसीजी की इनकम है टोटल। ठीक है ना। अगर ये एलटीसीजी की इनकम है तो इस पर टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे हम? कोई एनआर है जिसकी टोटल इनकम है 8 लाख रुपए, वो किसकी इनकम है, एलटीसीजी की इनकम है। तो इस पे सबसे पहले तो ये देखो कि रेट कितना अप्लीकेबल होगा, ये कौन सी सेक्शन में कवर हो रहा है।
तो ये कौन सी सेक्शन में कवर हो रहा है? या तो अपन को यहाँ पे बोल दिया कि एलटीसीजी, एलटीसीजी बोल दिया, इट मीन्स अपन को सेक्शन के बारे में नहीं बताया। तो अगर स्पेशल सेक्शन जो 112 कैपिटल ए है उसका नाम ना ले तो उसे हम अज्यूम करेंगे कि वो नॉर्मल है अपना। नॉर्मल कौन सा? 112 वाला। 112 में अपनी टैक्स रेट कितनी थी? 20% रेट थी। तो अब यहाँ पे एनआर है, तो एनआर को हम बेसिक एग्जम्पशन भी नहीं देंगे, और जितनी भी उसकी इनकम रहेगी, जितना भी उसका एलटीसीजी है, उस पर 20% अप्लीकेबल कर देंगे। तो 8 लाख पे 20% निकाल लेंगे तो 160,000 तो अपना टैक्स आ जाएगा, फिर इसमें 4% सेस ऐड कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल टैक्स आ जाएगा। ठीक है। 8 लाख पे 2,50,000 तो लेस होगा ना? नहीं नहीं, मैंने अभी भी Exempt- आपको क्या बताया कि हाँ, एग्जाम्पशन जो मिलेगी वो केवल रेजिडेंट को मिलेगी। स्पेशल इनकम में से जो एग्जम्पशन मिलती है वो ओनली रेजिडेंट को मिलती है, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगी। नॉन इस पे रेजिडेंट को भी मिलती है अगर 2.5 लाख तक होगी तो। अरे वो अदर इनकम में से मिलती है, स्पेशल इनकम में से नहीं मिलती। अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन था कि उसकी टोटल इनकम है वो केवल एलटीसीजी की है 8 लाख रुपए, अदर इनकम कोई है ही नहीं उसके पास। तो अदर इनकम होती तो हम उसमें से एग्जम्पशन अलाउ करते। जैसे एग्जम्पशन अपन अदर इनकम बोल रहा है मैं कितनी है, अदर इनकम उसकी जैसे 2.5 लाख रुपए है, तो अदर इनकम में से तो हम एग्जम्पशन दे देते। लेकिन अगर स्पेशल इनकम है उसके पास ओनली, तो स्पेशल इनकम में से हम उसे एग्जम्पशन नहीं देंगे। है समझ में? हेलो। हाँ आ गया। ओके। अब इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। एक क्वेश्चन जैसे लिखो, कोई रेजिडेंट है, रेजिडेंट है और 70 ईयर का है वो, ठीक है, 70 ईयर का है। उसकी टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम है उसकी 10 लाख रुपए। ठीक है, टोटल इनकम कितनी हो गई? 10 लाख रुपए उसकी। अभी इस 10 लाख में कौन कौन सी इनकम इंक्लूड है वो बता रहे हैं हमें। जैसे इसमें जैसे इसमें करो एलटीसीजी, सबसे पहले तो करो एलटीसीजी। एलटीसीजी की इनकम है इसमें कितनी? 120,000। ठीक है। एलटीसीजी के बाद में करो एसटीसीजी। एसटीसीजी, एसटीसीजी कौन सा हो गया? 111 कैपिटल ए वाला है ये। इसकी इनकम है जैसे 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ये हो गई। और इसको और भी अदर इनकम भी है, कौन सी? कैजुअल इनकम भी है, कैजुअल इनकम भी है। कैजुअल इनकम कितनी है इसकी? कैजुअल इनकम है जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए। ये अपना क्वेश्चन है। 4 मिनट रिमेनिंग। ये अपना क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो इसमें देखेंगे कि इसमें इनकम कितनी दे रखी है हमें। तो इनकम देख के बताओ इसमें कितनी दे रखी है हमें। एक तो दे रखी है देखो इसमें एलटीसीजी की, एक दूसरी दे रखी है एसटीसीजी की, तीसरी दे रखी है कैजुअल इनकम की। इन तीन इनकम के अलावा और भी कोई इनकम है क्या इसकी, वो देखो सबसे पहले तो पता अदर चल रहा है। इनकम अदर इनकम 5,30,000 हो जाएगी। अदर इनकम हो जाएगी। अदर इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे? टोटल इनकम में से ये स्पेशल इनकम लेस कर देंगे तो अपनी अदर इनकम आ जाएगी। अदर इनकम कितनी आई? कितना आया? 1 2 3 5,30,000। 4 473 530 आ गया 5,30,000। अपनी। 530,000 ये अपनी अदर इनकम आ गई। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे वो देखो। अब अदर इनकम भी है अपने पास और स्पेशल इनकम भी है, तो जो एग्जम्पशन देंगे हम सबसे पहले तो वो किस में से देंगे? वो देंगे हम इसको अदर इनकम में से। जैसे अदर इनकम कितनी होगी इसकी? 530,000 हो गई। तो इसको बेसिक एग्जम्पशन मिलेगी वो कितने की मिलेगी? 70 ईयर का है और रेजिडेंट है, तो इसको बेसिक एग्जम्पशन मिलेगी वो मिलेगी 3 लाख की। जैसे अगर आपके पास नोटबुक है तो वहां पे सोल्व करते चलो इसको। जैसे 5,30,000 में से 3 लाख रुपए, सॉरी 3 लाख रुपए की इसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो 3 लाख रुपए की एग्जम्पशन देने के बाद अदर इनकम कितनी बची है हमारी वो देखो सबसे पहले तो।
2,30,000। 2,30,000। तो 2,30,000 हो जाएगा, उस पे तो लगेगी अपनी स्लैब रेट। ठीक है, तो स्लैब रेट कैसे एप्लीकेबल करेंगे? जैसे 2.5 से 5 सॉरी 3 से 5 है, तो 2 लाख पे तो हम एप्लीकेबल कर देंगे 5%। जैसे 2 लाख पे तो 5% एप्लीकेबल करो, नोटबुक में नोट करते चलो, साथ में सोल्व करो इसको। 2 लाख पे तो हम 5% एप्लीकेबल कर देंगे, कितना आएगा? 10,000 आ जाएगा। लेकिन वो 5 लाख से भी ज्यादा है। 5 लाख से कितनी ज्यादा है? 30,000 है ना ऊपर। 30,000 पे हम रेट एप्लीकेबल कर देंगे कितना? 20%। 20% एप्लीकेबल करेंगे तो अपना कितना आ गया टैक्स? वो आ गया 6,000 आ गया। तो ये तो देखो अपना अदर इनकम का कैलकुलेशन हो गया। अब जो बात रही अपने पास वो बची किसकी? स्पेशल इनकम की। स्पेशल इनकम पे हमें स्पेशल रेट ही एप्लीकेबल करने पड़ेंगे। जैसे अपना एलटीसीजी दे रखा है, मैं कितना दे रखा है? एलटीसीजी दे रखा है 120,000। 120,000 दे रखा है, तो 120,000 पे टैक्स रेट एप्लीकेबल कर दो 20%। तो 20% कितना आया? 2 लाख 24,000। गिवन। क्या? आपने अभी क्या बोला, रिपीट कर सकते हैं लास्ट? लास्ट मैंने ऐसे बोला कि अपनी अदर इनकम है 5,30,000 रुपए। 5,30,000 रुपए में से इसको 3 लाख रुपए की तो एग्जम्पशन मिल जाएगी। फिर 3 लाख की एग्जम्पशन मिलने के बाद इसकी इनकम और रिमेनिंग कितनी बची? 2,30,000 रुपए और बच गई। 2,30,000 पे हम टैक्स कैसे निकालेंगे? 3 लाख से 5 लाख तक की जितनी इनकम रहेगी 2 लाख, उस पे तो 5% टैक्स रेट अप्लीकेबल कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि अदर इनकम पे स्लैब रेट से हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। और फिर 5 लाख से भी ज्यादा है, तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में ज्यादा है, कितनी ज्यादा? 30,000। तो 30,000 पे हम 20% अप्लीकेबल कर देंगे। तो ये कितना आया? 20% तो आ गया अपना 6,000, और 5% आ गया अपना 10,000। नोट कर रहे हो क्या आप? नोट कर रहे हो क्या आप? जी।